तो अब ऊष्मा के आधार पर भी हम क्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्स का मतलब ही होता है बाहर निकलना, एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखिए, ऐसी अवक्रियाएं जिनमें क्रियाफल बनते समय ऊष्मा उत्सर्जित होती है। फिर दोबारा से सुन लीजिए, ऐसी अवक्रियाएं जिनमें क्रियाफल अर्थात उत्पाद बनते समय ऊष्मा स्वतः उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा आपने देखा है कि चूने को जब पानी के साथ गलाया जाता है, अर्थात बिना बुझे हुए चूने को, जैसे ये ना CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। इसको जैसे ही जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो आप देखते हैं ये खदकने लगता है, बहुत तेजी से इसमें क्रिया होती है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात पूरा जो पात्र है वो गर्म हो जाता है और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो उत्पाद है या क्रियाफल है, इसके बनते समय बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा। अतः ये किसका उदाहरण है भाई, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का। इसी तरह आपने जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया बनाने की हैबर विधि पढ़ी थी, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, इसका जो रासायनिक समीकरण है आपको याद ही है, N2+3H2 2NH3 और साथ में 93 या 99.33 किलो जूल इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है भाई इसमें। और आपको पता ही है कि इसमें, चलो बता देता हूं, उत्प्रेरक के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं हम, लोह चूर्ण, और साथ में लोह चूर्ण की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए एक पदार्थ और मिलाते हैं, मोलिब्डेनम, जो उत्प्रेरक वर्धक है। तो ध्यान रखना इसमें उत्प्रेरक कौन है, Fe अर्थात लोहा, और ये क्या है, उत्प्रेरक वर्धक। परीक्षा में कभी कभी इसको पूछ लेता है कि उत्प्रेरक कौन है, Fe, और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए MO मिलाया जाता है। इसी तरह भाई आपने, हाँ, एक उदाहरण और अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि जो श्वसन है, जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। कैसे भाई, इसका समीकरण क्या है आपसे पूछ सकता है। अब हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। अब भोजन के रूप में हम चाहे आलू ग्रहण करें, ब्रेड खाएं, रोटी खाएं, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो वह छोटे छोटे कणों में टूटकर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा। शरीर को गर्मी, जैसे सर्दियों में हम ज़्यादा खाना खाते हैं ना, तो हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें उस समय वातावरण से लड़ने के लिए, ठंडे टेम्परेचर से लड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है, श्वसन से। कैसे श्वसन से प्राप्त होती है कि भाई देखो, भोजन के पाचन से क्या बन गया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र आप जानते हैं C6H12O6। अब हमने श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन गैस ली भाई, और हम जानते हैं क्या गैस निकालते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही सोचा आपने। और साथ में पानी बनता है और ऊष्मा निकलती है, ठीक है भाई। तो श्वसन की क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर का तापक्रम बनाए रखने में सहायक होती है भाई। अब संतुलित करने के लिए यहाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ 6 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 6 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ 6 का गुणा कर दीजिए। इसी तरह आप जैसे जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनके दहन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे, और आप देख सकते हैं CH4+O2, तो इससे CO2 बनेगा। और यहाँ ध्यान रखना भाई, H और O साथ में हो तो H2O, और साथ में ऊष्मा, ठीक है भाई। तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनके दहन से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के। तो अब बात करते हैं हम ऊष्माशोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें क्रियाफल बनते समय ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। भाई देखिए, आपने देखा होगा कि यदि किसी परखनली में KNO3, कौन सा,
KNO3 जिसको आप बोलते हैं, सॉरी KN बड़ा है इसमें, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जिसको सोरा कहते हैं, या नौसादर लीजिए। इन दोनों में से कोई सा एक पदार्थ लीजिए एक परखनली में, और एक परखनली में इनको लेकर आप जल डालिए और फिर परखनली को स्पर्श कीजिए। आप देखेंगे कि परखनली हमें ठंडी महसूस हो रही है, अर्थात ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो ये किसका उदाहरण है भाई? ऊष्मा शोषी अपक्रिया का। कौन सा? परखनली में KNO3 या NH4Cl लेकर ऊपर से जल डालें तो इनकी क्रिया से परखनली का तापक्रम कम हो जाता है। इसी तरह भाई आपने एक समीकरण बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, N2+O2, और इनकी क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO2NO, और इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, और वो ऊष्मा कितनी होती है? माइनस ऊष्मा। आप माइनस ऊष्मा लिख सकते हैं, या अगर लिखना चाहें तो ये 180 किलो जूल इतनी ऊष्मा अवशोषित होती है। हाँ, आपसे परीक्षा में अलग तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मैं बात करूं कि भाई एक समीकरण लिख देता हूं 2KClO3 और इसको गर्म करने पर प्राप्त हो रहा है 2KCl + थ्राइस-O2। बताइए कौन सी क्रिया है, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी? गलती क्या कर जाते हैं कि भाई ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा छेपी है। अरे नहीं, क्रियाफल बनते समय ऊष्मा निकलनी चाहिए, और हम कहां दे रहे हैं? इस ऊष्मा को यहां दे रहे हैं। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभ में विघटित होता ही नहीं, अपघटित होता ही नहीं है। जब इसको गर्म करते हैं तभी ये अपघटित होता है, अर्थात ये ऊष्मा जो दी जा रही है, तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ है, वो वास्तव में ऊष्मा यहां दी जा रही है। अर्थात क्रिया कारकों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो भाई क्रिया करके क्रियाफल बनाए। तो अब इस प्लस ऊष्मा को अगर इधर को ले जाएंगे तो माइनस ऊष्मा हुई ना। तो ये क्या है भाई? ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। तो ध्यान रखना, जितनी भी रासायनिक अपक्रियाओं में ऊष्मा देनी पड़ती है, अर्थात ताप अपघटन की जो क्रियाएं हैं वो सारी, जैसे एक और उदाहरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कब अपघटन होता है? जब इसको गर्म करते हैं, CaO और CO2 बनता है, ये ना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी कौन सी है भाई? ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। इसको ध्यान रखना है। और भाई जिनमें स्वतः ऊष्मा निकलती है वो तो आप जानते ही हैं, ऊष्मा छेपी अपक्रिया। तो अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। तो देखिए नाम से ही पता लग जाता है, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो दोनों की क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह अपक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अपक्रिया। तो देखिए हम जानते हैं, एक सरल सा उदाहरण ले लेता हूं मैं, NaOH, ये प्रबल क्षार है। ये क्या है? प्रबल क्षार। और इसी तरह मैं एक प्रबल अम्ल ले लेता हूं HCl, ये प्रबल अम्ल है। अब ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, तो देखिए इनकी क्रिया से क्या बनेगा? पहले इनका आयनीकरण कर लेते हैं, आयन बना लेते हैं इनके, ये प्लस आयन और ये OH माइनस आयन। ध्यान रखना भाई। इसी तरह H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। अब क्या होगा? क्रिया कैसे करेंगे? इसका प्लस आयन इसके माइनस से क्रिया करेगा, तो NaCl बन जाएगा। दोनों की संयोजकता 1 है, तो ये लवण हुआ भाई। और साथ में देखिए H और OH क्रिया करके क्या बनाएंगे? H2O, और ये क्या है? पानी या जल। ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से मुख्य, इसका OH और इसका H, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2O। तो क्षार से तो क्या बना? OH, और अम्ल से H। ये दोनों क्रिया करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, अर्थात ना तो उस विलयन में, इसमें लवण और जो जल बन रहा है, इस विलयन में ना तो अम्लीयता का गुण रहेगा ना क्षारीयता का। अब आप कैसे, अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई किसी चीज को, किस विलयन को हम कैसे परिभाषित करें कि ये अम्लीय विलयन है, क्षारीय विलयन है या उदासीन विलयन है? तो इसके लिए एक विशेष पैमाना प्रयुक्त किया जाता है अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए। पैमाने का क्या नाम है? जैसे आप बताओ। pH स्केल। ठीक है। अब pH स्केल पर कुछ विशेष व्यवस्था होती है। जैसे मैं pH स्केल यहां बनाना चाहूं तो यहां मिड पॉइंट किसको माना जाता है?
7 को माना जाता है। और 7 का मतलब क्या होता है? उदासीन। 7 का मतलब क्या होता है? उदासीन। ठीक है भाई। और अब देखिए 7 से कम मैं 0 की तरफ चलूं तो क्या बढ़ेगा? अम्लीयता या क्षारीयता? अम्लीयता बढ़ेगी। बिल्कुल सही बताया लाली ने, अम्लीयता बढ़ेगी। इसी तरह 7 से 14 तक हम जाएंगे तो क्या बढ़ेगी? क्षारीयता। ठीक है। तो एक पूर्ण अम्ल का है ना, जो उनका pH 0 होता है और क्षार का क्या होता है? 14। ठीक है भाई। अब जो उदासीन विलयन बना है ये, इसकी जो pH है वो कितनी होती है भाई? 7 होती है। ठीक है। और 7 होने के कारण ये क्या कहलाता है? उदासीन। कोई और एक उदाहरण आप में से बताना चाहेगा? अब मैं देखो एक उदाहरण और लूं, आप बताइए कि जैसे NH4OH, NH4OH और इसकी क्रिया अगर मैं HCl से कराऊं तो क्या बनेगा? कौन बताएगा भाई क्लास में से? तो देखिए यहाँ NH4 प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बताइए क्या बनेगा? भाई सरल सी बात है। आप देखिए NH4 इसका धनायन इसके ऋणायन से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? NH4Cl, है ना। और इसका OH और इसका H प्लस क्रिया करके क्या बनाएंगे? H2। तो अब सोचिए NH4OH क्या है? प्रबल क्षार है क्या? नहीं है, ये दुर्बल क्षार है। ये क्या है? दुर्बल क्षार। और ये क्या है? प्रबल अम्ल। ये क्या है? प्रबल अम्ल। तो क्या यह क्रिया भी उदासीनीकरण की क्रिया होगी? नहीं होगी। ध्यान रखना, ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ क्योंकि ये प्रबल प्रबल होने चाहिए। ठीक है। तभी इनकी जो सांद्रता है H प्लस आयन की और OH आयन की अगर बराबर होगी तभी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे और तभी ये उदासीनीकरण की क्रिया होगी। अब इसमें इस विलयन में अम्लीयता का भाव रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रबल अम्ल है, इसलिए जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें अम्लीयता होगी और इसका pH 7 से कम होगा। ठीक है भाई। अब हम दूसरी अपक्रिया पर चलते हैं। देखिए अपक्रिया को संपादित या पूर्ण होने में लगे समय के आधार पर भी हम क्रियाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो तीव्र अपक्रिया और दूसरी है भाई मंद अपक्रिया। अब जैसा नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि भाई ऐसी अपक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक बहुत तेजी से क्रिया करके और उत्पाद बना देते हैं, अर्थात उनमें समय 1 सेकंड से भी बहुत कम लगता है और कई कई क्रियाओं में तो 10⁻⁻10 सेकंड तक, जैसे अम्ल और क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अगर क्रिया कराई जाए तो ये पूरी प्रक्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में हो जाती है। आप सोचो 10⁻⁻10 कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अर्थात 1 सेकंड के अरबवें भाग में। अब 1 सेकंड ही बहुत छोटी सी इकाई है तो अरबवां हिस्सा तो बहुत छोटी बात हो गई ना, तो कितनी जल्दी हो जाती होगी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए तीव्र अपक्रिया की परिभाषा क्या है भाई? ऐसी अपक्रियाएं जो बहुत अल्प समय में पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात जिनमें क्रियाकारक परस्पर क्रिया बहुत तीव्र गति से करते हैं, उनमें अपक्रिया का वेग भी कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है और शीघ्र ही उत्पाद बना देते हैं। जैसे उदाहरण अभी बताया था कि भाई प्रबल अम्ल जितने भी हैं जैसे KOH और अगर HNO3 क्रिया करें, ठीक है, ये प्रबल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है, तो इन दोनों की क्रिया से लवण बनेगा KNO3 और पानी बनेगा, लेकिन ये प्रक्रिया लगभग 10⁻⁻10 सेकंड के अंतराल में ही पूरी हो जाती है। बहुत कम है ना। इसी तरह देखिए जो पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसका अर्धायु काल भी, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसका अर्धायु काल ना, उसका अर्धायु काल कितना होता है? 10⁻12 सेकंड। अब आप कहेंगे अर्धायु काल क्या है? वह समय जिसमें किसी अवक्रिया के क्रियाकारकों का आधा भाग समाप्त होकर क्या बना दे? उत्पाद। मतलब जितने भी क्रियाकारक हैं, इधर को जो रिएक्टेंट हैं, जैसे ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इनके आधे भाग समाप्त हो जाएं और क्या बना दें? उत्पाद। तो इसका मतलब आधा समय, किसी क्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय का आधा क्या कहलाएगा? अर्धायु काल। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण आधो ही तक में आ जाए तो पूरा होने में इसका डबल लगता होगा, तो ये भी बहुत कम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत तेजी से होने वाली क्रिया है। कौन सी?
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब हम बात करते हैं मंद अवक्रिया की। अब देखिए जैसा नाम है मंद अवक्रिया, अर्थात ऐसी अवक्रिया जिसको पूर्ण होने में घंटों लग जाएं, दिनों लग जाएं, वर्षों लग जाएं, है ना। ऐसी भी प्रक्रियाएं जो सालों साल चलती रहती हैं। जैसे एक आप सरल सा उदाहरण लें कि जंग लगने की क्रिया, जंग लगने की क्रिया सालों साल तक चलती रहती है। अब कैसे लगता है जंग? लोहा किसमें? नमी की उपस्थिति में, और नमी को क्या बोलते हैं? जल। अब इसका एक समीकरण भी आप लिख सकते हैं कि भाई Fe प्लस क्या लगेगा? H2O और प्लस O2, ठीक है। और क्या बनेगा? Fe2O3.3H2O। ये जंग लगना है भाई, ठीक है। और ये जंग लगने की प्रक्रिया सालों साल तक चलती रहती है। थोड़ा सा भाग में लगी, फिर ज़्यादा भाग में, ये प्रक्रिया चलती है। तो देखिए इसको संतुलित करने के लिए अब यहाँ देखिए Fe के कितने? 2। अगर मैं चलो 2 यहाँ लगा दूँ तो Fe के पूरे हो जाएंगे। और अब यहाँ ऑक्सीजन के देखिए 3 और 1 4, और यहाँ 2 और 1 3, तो आप कहेंगे सीधे 2 लगा दीजिए। भाई 2 लगाने से फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ H के कितने? 6। तो H के पूरा करने के लिए मुझे कम से कम यहाँ 3 लगाने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5, और ये 3 और 3 6, तो काम नहीं चल रहा। तो इसके लिए अब इसको बदलिए, इसको बदलने तो यहाँ कम से कम कितने का गुणा करूँ? 2 का। तो Fe के हो गए 4, तो यहाँ 4 कीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन, तो अब ये कितने? देखिए 3 दूनी 6, तो 6 कीजिए हाइड्रोजन के। अब ऑक्सीजन को देखिए 6 और ये 2 8, और यहाँ कितने हो रहे हैं? देखिए 3 दूनी 6, और देखिए 2 3 6, और 6 को गुणा 1 से करेंगे तो 1, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 + 6 = 12। ऑक्सीजन कितने? 12 करने के लिए यहाँ गुणा कितने कर दें हम? नहीं सॉरी, कितने का गुणा कर दें? 6 तो ऑक्सीजन ये है ही, 3 और गुणा कर दीजिए, तो 6 और 6 12। तो ये क्या है भाई? जंग लगना। और इस प्रक्रिया में कई सालों का समय लग जाता है। क्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं